प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवियों में, आधुनिक प्रतिनिधि कवियों में हम नागार्जुन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उनकी काव्यगत विशेषताओं में हमने उनके सामाजिक यथार्थ पर चर्चा की और उनके उदाहरण आपको बताए। आज हम नागार्जुन के स्वदेशानुराग पर बात करेंगे कि आधुनिक कवि अपने देश के प्रति किस प्रकार प्रेम करते थे और किन रूपों में उन्होंने अपनी कविता में उसको अपनाया। नागार्जुन के संबंध में अगर हम बात करें तो कवि के हृदय में सामाजिक वैषम्य और अभावों की कटुता के रहते हुए भी अपने देश, समाज, अपने राष्ट्र, अपने देशवासी, अपने नदी, वन, पर्वत, खेत खलिहान, अपने गांव नगर और अपने सभी प्राणियों तथा सभी पदार्थों से गहरा अनुराग है। वह अपनी मातृभूमि की अनन्य पुजारी हैं, अपने राष्ट्र के अनन्य भक्त हैं और अपनी जनता का अनन्य सेवक है। इसीलिए अपनी कविता में कहते हैं, खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। अपनी मातृभूमि के चप्पे चप्पे से प्यार करने वाला ये कवि इसीलिए शस्य श्यामला भूमि के प्रति असीम प्रेम, अटूट श्रद्धा और अनुपम अनुराग व्यक्त करता हुआ यहाँ तक कहता है, देवी तुम्हारी वसुंधरा का वित्ता वित्ता रत्नाकर है। मातृभूमि के अनन्य भक्त एवं राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गांधी की हत्या का समाचार पाते ही नागार्जुन का हृदय विदीर्ण हो जाता है। उनका रोम रोम रोने लगता है और वह अपने हृदय के उद्गार इस तरह व्यक्त करते हैं, 3-3 गोलियां, बाप रे, मुँह से कितना खून बहा है, महामौन यह पिता तुम्हारा, रह रह मुझे कुरेद रहा है, इसे न कोई कविता समझे, यह तो पितृवियोग व्यथा है। इतना ही नहीं, जब चीनी आक्रमणकारियों ने भारत की पुनीत वसुंधरा को हड़पने के लिए अपने हाथ इधर उधर बढ़ाने शुरू किए, तब स्वदेश प्रेम में डूबा हुआ कवि पुकार उठा, आज तो मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा, पुत्र हूँ भारत माता का, और कुछ नहीं हिंदुस्तानी हूँ महज। प्राणों से भी प्यारे हैं मुझे अपने लोग, प्राणों से भी प्यारी है मुझे अपनी भूमि। यही नहीं, उस दुर्दांत चीन के दमन चक्र चलाने वाले माओ को गालियां देता हुआ कभी यहाँ तक लिखता है कि वह माओ कहाँ है, वह माओ मर गया। वह माओ कौन है, बेगाना है ये माओ, आओ इसको नफरत की थूकों से नहलाओ, आओ इसके खूनी दांत उखाड़ दें, आओ इसको जिंदा ही कब्र में गाड़ दें। ऐसे ही जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तब कवि स्वदेशानुराग उबल उठा और वह तानाशाह अयूब खां को फटकारता हुआ बोला, एक तरफा शांति का हो चुका अवसान, आज नहीं वही है जो कल का हिंदुस्तान, करेगा बर्दाश्त कौन अब ये अपमान, झाड़ देंगे अयूब का हिटलरी गुमान, खबरदार दुश्मन, दुश्मन सावधान। इतना ही नहीं, कवि ने राष्ट्र के अपमान धो दिए, कवि ने राष्ट्र के अपमान हमने धो दिए हैं नामक कविता में जातीय एकता की ओर संकेत करते हुए स्वदेश प्रेम इस प्रकार व्यक्त किया है, फ्रंट पर सो जातियां बिल्कुल डटी हैं, राष्ट्र के अपमान हमने धो दिए हैं, चंद्रभागा व्यास सतलज के तटों पर एकता के बीज हमने बो दिए हैं। साथ ही कवि ने देश में भावनात्मक एकता की ओर संकेत करते हुए सभी महापुरुषों को संपूर्ण देश की अमूल्य निधि कहा और लिखा है, लाला लाजपत राय की प्रतिमा मद्रास में दिखाई नहीं पड़ेंगे, लखनऊ में सत्यमूर्ति, सुभाष और JF सेनगुप्त क्या सीमित रहेंगे, भवानीपुर और शाम बाजार की दुकानों तक तिलक नहीं निकलेंगे पूना से बाहर। इस प्रकार कवि ने जनता के दुख दर्द, भारतीय राजनीतिक गतिविधियों, भारतीय एकता, भारतीय जनजीवन की हलचल आदि का वर्णन करते हुए अपने स्वदेशानुराग की अभिव्यक्ति की है।
नागार्जुन प्रकृति प्रेमी थे, यह भी उनकी कविताओं से स्पष्ट है। कविवर नागार्जुन ने भारत, श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा आदि अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और वहाँ की प्रकृति सौंदर्य की अद्भुत छटा को अत्यंत निकट जाकर निहारा। इतना ही नहीं, अपने गांव, जनपद और हिमालय की तराई में भ्रमण करते हुए प्रकृति के अनिंद्य शोभा को खुली आंखों से देखा है। इसी कारण आपकी कविताओं में प्रकृति की सजीव एवं सुरम्य झांकियाँ अंकित हुई हैं, जो आपके प्रकृति प्रेम की द्योतक हैं। जैसे बसंत श्री की अद्भुत झांकी देखिए। वृद्ध वनस्पतियों ठूठी शाखाओं में पोर पोर टहनी टहनी का लगा दहकने, टूसे निकले मुकेलों के गुच्छे गदराए, अलसी के नीले फूलों पर न मुस्कुराया। ऐसे ही ग्रीष्म की छटा का सांकेतिक निरूपण देखिए। इसी तरह शिशिर में भयंकर शीत का वर्णन करते हुए कवि ने शिशिर ऋतु को विषकन्या के रूप में देखा है, जो दरक गए केले की पात, लेते ही करवट, तेजाब की फुहारें, छिड़कने लगा सूरज, हजार बाहों वाली शिशिर विषकन्या, उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या, हिमदग्ध होठों के प्राणशोधी चुंबन, तन मन पर लेप गए ज्वाला में चंदन। ऐतिहासिक हिमालय की पर्वतीय शोभा का सुंदर और सजीव वर्णन अंकित करते हुए कवि ने शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दौड़ते हुए कस्तूरी मृग एवं घुमड़ते हुए बादलों की झांकी को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इस प्रकार कवि ने काली सप्तमी का चांद, शरद पूर्णिमा, झुकाए कजरारी मेघ, बसंत की अगवानी, नील की टहनियाँ, देखना हो गंगा मैया, खुरदरे पैर, कुहरा क्या छाया, कोयल आज बोली है, वर्षा मंगल आदि कविताओं में प्रकृति की अत्यंत मर्मस्पर्शी झांकियों को अंकित किया है, जिसमें आलंबन और उद्दीपन रूप के साथ साथ प्रकृति का प्रयोग प्रतीकों और अलंकारों के लिए भी हुआ है और प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसके सचेतन रूप के चित्र भी अत्यंत कलात्मकता एवं सजीवता के साथ अंकित हुए हैं। प्रकृति के इन सभी चित्रणों में कवि का प्रकृति प्रेम बादलों की तरह घुमड़ रहा है। कवि नागार्जुन की अगली काव्यगत विशेषता है विद्रोही मनोवृत्ति। यानी आधुनिक काल के जो कवि हैं उन्होंने सामाजिक सरोकार की कविताएं लिखी हैं और इसी संदर्भ में बहुत सी कुरीतियों पर, बहुत सी परिस्थितियों पर उनकी विद्रोही मनोवृत्ति स्पष्ट हुई है। नागार्जुन ने भी अपनी कविताओं में इन विद्रोही मनोवृत्ति को अंकित किया है। कवि ने अपने व्यंग्यवाणों के माध्यम से अपनी विद्रोही और क्रांतिकारी मनोवृत्ति का परिचय बड़ी तत्परता के साथ दिया है। कवि अन्याय और अत्याचार के घोर विरोधी हैं और उन्हें छद्मवेशी नेता अच्छे नहीं लगते। वे छल कपट का व्यवहार करने वाले राजनीतिज्ञों के दुश्मन हैं और उसे धोखाधड़ी करने वाले भ्रष्टाचारियों से नफरत है। पाखंडी साधुओं को समाज का कलंक समझता है और उसको स्वार्थी एवं लालची कांग्रेसियों से एकदम घृणा है। वह जनता के धन को व्यर्थ बर्बाद करने वालों को देशद्रोही मानते हैं। इसी कारण कवि के हृदय में ऐसे अनाचारियों, अन्यायियों एवं भ्रष्टाचारियों के प्रति तीव्र आक्रोश है। वे एक विद्रोही और क्रांतिकारी कवि की तरह कह उठते हैं, देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोटी रोजी भटके दर दर बने भिखारी से। स्वाभिमान सम्मान कहाँ है, होली है इंसान की, बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोल डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं। निश्चय राज्य बदलना होगा, शासक नेता शाही का,
पदलोलुपता दलबंदी का, भ्रष्टाचार तबाही का। कवि देखते हैं कि आज सत्य बोलना पाप है और झूठ बोलना ही पुण्य है। इसीलिए वह चापलूसों की इस मनोवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए सामाजिक अव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हुए अपनी कविता में लिखते हैं, सपने में भी सच न बोलना वरना पकड़े जाओगे, भैया लखनऊ दिल्ली पहुँचो मेवा मिश्री पाओगे, माल मिलेगा रेत सको यदि गला मजूर किसानों का, हम मर भूखों से क्या होगा चरण गहो श्रीमानों का। ऐसे ही कवि ने चना जोर गरम कविता के माध्यम से भ्रष्टाचारी, स्वार्थी और अवसरवादी लोगों पर व्यंग्य करते हुए लिखा है, चना है बना मसालेदार, खाइए भी तो ये सरकार, मिलेगा परमिट बारंबार, मिलेंगे सौदे सभी उधार, नया हो जाएगा घर बार, फिर लद लद आवेगी कार। इसी तरह कवि ने भारत सरकार की योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी व्यंग्य किए हैं। गांधी जी के नाम पर वोट लेने वाले स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं के ऊपर व्यंग्य करते हुए अपनी विद्रोही भावना को व्यक्त करते हुए नागार्जुन लिखते हैं, बेच बेच कर गांधी का नाम, बटोरो वोट, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, राजघाट पर बापू की वेदी के आगे अश्रु बहाओ। इस प्रकार कवि ने राजनीतिक नेताओं, धार्मिक ठेकेदारों, स्वार्थियों, अवसरवादियों, अत्याचारियों, पाखंडी साधुओं आदि पर व्यंग्य करते हुए न केवल अपना तीव्र आक्रोश एवं क्षोभ व्यक्त किया है, अपितु अपनी विद्रोही एवं क्रांतिकारी भावनाओं का भी परिचय दिया है। नागार्जुन की इन विशेषताओं की अतिरिक्त अन्य विशेषताओं पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए